हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आर्टिकल 12 और 13 पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 से। तो आर्टिकल 12 क्या है, ये बताता है कि जो स्टेट है वो क्या है। स्टेट को डिफाइन कर रहा है। स्टेट में गवर्नमेंट और पार्लियामेंट आती है। स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, देन all local authorities such as municipalities, district courts and panchayats, और अथॉरिटीज़ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है और टेरिटरी में है। एंड जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अथॉरिटीज़ बनाई हैं, ऑल अथॉरिटीज़ क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन या फिर LIC। ठीक है। इसके बाद प्राइवेट बॉडी जो कि पब्लिक सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिनको जो गवर्नमेंट के थ्रू ही बनाई गई हैं, लेकिन वो हैं क्या, वो प्राइवेट बॉडी हैं। अब देखो, इसमें एक केस है जो कि हमें याद रखना है, एंड दैट इज़ रमन शेट्टी केस इन 1979। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेटमेंट दिया था विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम। द सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वेदर द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, इफ द गवर्नमेंट कंट्रोलिंग द स्टेट, इफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बॉडी टू सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट कंट्रोल। मतलब समझ नहीं आया। इसका मतलब ये है कि जब रमन शेट्टी केस हुआ तो उसमें उन्होंने पूछा कि जो अदर अथॉरिटीज़ आप कह रहे हो वो क्या है, व्हाट आर अदर अथॉरिटीज़। तो इसके स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदर अथॉरिटीज़ वो हैं जो कि गवर्नमेंट क्या तो कंट्रोल कर रही है, या फिर गवर्नमेंट के अंडर हैं, या फिर अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के अंडर है तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसे अदर अथॉरिटीज़ कहेंगे। ठीक है। देन वी हैव आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू को एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड देन आगे एक्सप्लेन है। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। जुडिशियल रिव्यू, देखो सबसे पहली बात कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इतने क्लियरली नहीं दिया हुआ है। इट इज़ गिवन इम्प्लिसिटली गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इम्प्लिसिट का मतलब होता है नॉट क्लियर। ठीक है। तो ये इतना क्लियरली नहीं दिया हुआ है, लेकिन इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ये एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है। दैट मीन्स कि वेरी क्लियरली जुडिशियल रिव्यू के बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, इट इज़ द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड void if it violates one or more provision of the constitution to that extent of such violation। कहने का मतलब है कि ये पावर देता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर करने के लिए, जब जब फंडामेंटल राइट को वो वायलेट कर रहा हो। ठीक है। जुडिशियल जो है वो लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाते हैं उनके ऊपर भी हो सकता है, और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उस पर भी हो सकता है। Then, while applying judicial review, the court is bound by following 3 conditions। जब कभी भी कोई जुडिशियल रिव्यू हो रहा है तो उसमें हमें 3 बातों पे, हमें क्या, कोर्ट को 3 बातों पे ध्यान देना चाहिए। और वो क्या है, पहली बात कि जब भी कोई बिल बनता है तो बिल बनने के बाद सबसे पहले वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर वो असेंट होता है, असेंट होके फिर वो एक्ट बनता है। लेकिन एक्ट होने के बाद ही जो इस पर जुडिशियल रिव्यू आ सकता है। इनके इन बिटवीन प्रोसीजर्स के बीच में कि एक्ट बना ही नहीं और जुडिशियल रिव्यू देने लगे कोर्ट, तो क्या होगा, वो मान्य नहीं है। तो क्या है, जब एक्ट बन गया है उसके बाद यू कैन गिव द डिसीजन और यू कैन हैव द जुडिशियल रिव्यू। देन सेकेंड कंडीशन इज ऑर्डिनरली द कोर्ट शैल नॉट एक्ट सुओ मोटो वाइल इम्प्लाइंग जुडिशियल रिव्यू। यानी सुओ मोटो, अपने आप से कोई भी डिसीजंस नहीं दे देने हैं। डिसीजन किस बेसिस पे देता है कोर्ट, एविडेंसेस के बेसिस पे देता है। तो सुओ मोटो एक्ट नहीं करना है। एंड द थर्ड कंडीशन इज़ इफ़ देर आर 2 इंटरप्रिटेशन, जो कि एक कन्फ्लिक्ट राइज कर रहा हो और एक हारमनी राइज कर रहा हो, तो ऑब्वियसली उन्हें हारमनी ही चूज़ करनी चाहिए। ठीक है। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस
judicial reviews. It helps in the evolution of the constitution. It creates the balance between the fundamental rights and DPSPs, and it establishes the supremacy of the constitution. तो judicial review जैसे मान लेते हैं कि किसी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट ने कोई बिल दिया या कोई अमेंडमेंट करा, अगर वो अमेंडमेंट गलत हुआ तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल. इसीलिए कोर्ट, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये सब क्या हैं? दीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. ठीक है. देन अमेंडेबिलिटी. अब देखो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैंने जितना हो सके मैंने उसको ईजी करने की कोशिश की है. तो अब क्या कर रहे हैं? अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक अवे और अब्रिज वन और मोर फंडामेंटल राइट्स. यानी कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनना चाहिए जिससे कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो. लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. तो अब इस बात के लिए एक पार्लियामेंट ने एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में किया. उसमें क्या अमेंड किया उन्होंने? उसमें अमेंड किया फंडामेंटल राइट्स. अब फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल को चैलेंज कर रहे थे तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया कि उसमें पूरा रूल जो भी है उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ठीक नहीं है. फिर उसके बाद संकारी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो वैलिड तो है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक अवे और अब्रिज द फंडामेंटल राइट. वैलिड है. ठीक है. अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951. ठीक. उसके बाद लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही. क्या कही? कि पार्लियामेंट एंजॉय टू टाइप्स ऑफ पावर. फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर एंड सेकेंड इज ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर. ठीक. अब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर कहता है कि एनी इनेक्टमेंट मेड बाय पार्लियामेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर आर्टिकल 368 इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच डज नॉट कम अंडर टर्म लॉ फाउंड इन द आर्टिकल 13 क्लॉज 2. यानी ये कि दो तरीके के लॉ हैं हमारे पास. फर्स्ट जो है वो है पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर. तो जो 13 क्लॉज 2 में जो लॉ यहाँ पे दिया हुआ है वो लॉ किसके अंडर आता है? वो आता है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर के. तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या है? वैलिड है. ठीक है. कि वो जो लॉ 13 क्लॉज 2 में कह रहा है कि अगर कोई ऐसा लॉ बनता है जो कि फंडामेंटल राइट को वो कर रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, तो वो लॉ है ही नहीं. वो लॉ क्या है? ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर के अंडर आता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर के अंदर. अब कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर का में जो भी अंडर आर्टिकल 368 के अंदर आएगा उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन इन्होंने फर्स्ट वैलिडिटी में कहा कि ये जो टर्म लॉ है वो इसके अंडर नहीं आती है. देयरफॉर Parliament can amend any part of the Constitution, including fundamental rights, by virtue of its power under Article 368. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकती है अंडर द आर्टिकल 368. अब ठीक है, ये हो गया. उसके बाद क्या हुआ? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद के ही डिसीजन को ओवर रूल्ड कर दिया. ओवर रूल्ड करके कहा कि नहीं, 368 आर्टिकल जो है वो ये पावर नहीं देता है कि आप अमेंड कर सकते हो, बल्कि ये कहता है कि आप प्रोसीजर को अमेंड कर सकते हो. हेल्ड दैट आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर द पावर ऑफ द पार्लियामेंट to amend the constitution and it merely contained the procedure to amend the constitution. यानी ये प्रोसीजर के लिए बोलता है, ना कि पूरे अमेंडमेंट को ही. Therefore, Parliament enjoy one type of legislative power called ordinary legislative power. Thus, the court held that the constitution was unamendable.
फिर कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स हैड गिवन ए ट्रांसेंडेंटल and overriding position under the constitution and no authority functioning under the constitution including parliament can amend the fundamental right। अब देखो शंकारी प्रसाद वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, जो ये लॉ वाला टर्म जो 13 क्लॉज 2 में दिया हुआ है ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर के अंडर आता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर के। और कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर के अकॉर्डिंग आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ केस में उन्होंने कहा कि नहीं, फंडामेंटल रूल को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, ये जो हमने 368 वाला कहा उससे सिर्फ तुम प्रोसीजर में चेंज कर सकते हो, ना कि पूरे फंडामेंटल किसी भी लॉ में। ठीक है, देन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी कि फंडामेंटल राइट है वो ट्रांसेंडेंटल और ओवरराइडिंग पोजीशन होल्ड करते हैं और आप नहीं कुछ अमेंड कर सकते हो, तो पार्लियामेंट ने उसके बाद फिर से रिस्पॉन्ड किया बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, जिसमें उन्होंने अमेंड कर दिया क्या, टाइटल ऑफ आर्टिकल 368 विच नाउ रीड्स एज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐड कर दिया एक सब क्लॉज जिसमें कहता है कि नथिंग अंडर आर्टिकल शेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368, कि अगर कोई अमेंडमेंट होता है अंडर आर्टिकल 368 तो 13 क्लॉज 2 उस पर लागू ही नहीं होता है। और इसके अलावा एक और क्लॉज ऐड किया आर्टिकल 13 क्लॉज 4, जो कि कहता है कि इस आर्टिकल में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि जो 368 को डिस्टर्ब कर सके। एंड एडेड आर्टिकल 13 क्लॉज 4 विच स्टेट नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। पार्लियामेंट ने जब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहा और 368 क्लॉज 3 और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को ऐड किया, तब जुडिशरी क्यों चुप रहता। जुडिशरी ने भी रिस्पॉन्स किया इन केशवानंदा भारती केस 1973, जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो वैलिड है, कि आप पार्लियामेंट जो है वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। However, such an amending power of parliament is not unlimited। आप जो चाहें वो नहीं कर सकते हो। कंडीशन इज़ कि वो किसी भी को भी वायलेट नहीं करना चाहिए, स्पेशली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड हुई एंड दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया। But the code has not defined what is the basic structure of the constitution। यानी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रिस्पॉन्ड किया बाय केशवानंदा भारती केस 1973, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वैलिड है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड भी कर सकते हो इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, लेकिन द कंडीशन इज़ कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम टाइम टू टाइम पे बताएंगे। अब बहुत से ऐसे केसेस थे जिसमें उन्होंने बताया, जैसे सॉवरेनिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, सेकुलरिज्म ख़तरे में नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी में, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जुडिशल रिव्यू में, इन सब में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। नाउ यू कैन अमेंड। फिर उसके बाद जब ये आया जुडिशरी रिस्पॉन्स, तो उसके बाद पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्स देखते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में उन्होंने कहा कि अंडर आर्टिकल 368 क्लॉज 4 उन्होंने बोला कि it states that no amendment of the constitution made under article 368 shall be called in question in the court of law on any ground। यानी कि उन्होंने एक क्लॉज और ऐड किया और कहा कि ये जुडिशियल रिव्यू में आता ही नहीं है, मतलब कि अगर हम कोई अमेंड करते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू उस पर नहीं चाहिए। फिर एक आर्टिकल 368 क्लॉज 3 उन्होंने ऐड किया विच स्टेट्स दैट for the removal of any doubt it is thereby declared
that there is no limitation whosoever on the constituent power of the parliament to amend any provision under article 368. इन्होंने 2 क्लॉज दिए जो कि चैलेंज कर रहे थे किसको, सुप्रीम कोर्ट को। तो अब सुप्रीम कोर्ट तो आंसर करेगा, किस में किया, मिनर्वा मिल केस में किया। मिनर्वा मिल केस में उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 368 क्लॉज 3 एंड 4 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड हैं। क्यों? क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू को टुक अवे कर रहे हैं, और जो कि क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब बेनिफिट क्या है बेसिक स्ट्रक्चर के? इट मेंटेन्स द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बैलेंस बिटवीन द 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट, मेंटेन बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4, प्रोवाइड डायनामिज्म, हेल्प इन एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने देखो बेसिक स्ट्रक्चर का बेनिफिट हो गया। अब हमने पढ़ा क्या क्या, हमने आर्टिकल 12 पढ़ा जिसमें हमने एक केस देखा, दैट इज़ रमंडी शेट्टी केस 1979। देन वी हैव आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में हमने जुडिशियल रिव्यू देखा, आर्टिकल क्लॉज 1, क्लॉज 2 को जो है उसके अंदर हमने कुछ केसेस देखे, पार्लियामेंट और जुडिशरी की फ़ाइट देखी। पार्लियामेंट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिया उन्होंने 1951 में, जिससे कि फिर उसके बाद आया हमारा शंकारी प्रसाद केस, देन वी हैव गोलकनाथ केस, देन वी हैव 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, देन वी हैव केशवानंदा भारती केस, देन वी हैव 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड देन मिनर्वा मिल केस। ठीक है, अब देखो इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी, इसको सीरीज़ में नोट करेंगे और अच्छे से की पॉइंट्स जो हैं वो लिख के देखेंगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, वरना बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। एक बार इससे रिवाइज करने के बाद यू कैन रेफर टू द बुक्स, तो आपको और इजी हो जाएगा। एंड आई होप दिस लेक्चर विल बी बेनिफिशियल टू यू। थैंक यू, कीप स्टडिंग,